सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर स्क्रीन पर। जी। आपको क्योंकि हमें स्क्रीन पे ही देखने की आदत है और कई सालों से आपको देखा है स्क्रीन पे, तो आज कंप्यूटर पे देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल धन्यवाद। तो सर आप बहुत छाए हुए हैं, आपके वेबिनार और आपकी नई किताब आई, आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर देख के। अभी सर बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हाँ हाँ हाँ। इन अनदर 2 आपने किताब पढ़ी? हाँ जी सर, हमने अपनी लाइब्रेरी के लिए मंगवाई है 10 कॉपीज अमेजोन से। आ और गई? वेरी ब्यूटीफुली डन। नहीं सर, कल है डिलीवरी उनकी। अरे कल है। हाँ कल, तभी हमने कहा आज आपको सुन लेते हैं, कल सुबह किताब पढ़ेंगे। नहीं नहीं, वो एक्चुअली सबके पढ़ने लायक है। जी बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने लिखी है। नहीं सर, मैंने बहुत रिव्यूज सुने हैं और पढ़े हैं रिव्यूज, हाँ इसीलिए वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट, बच्चे भी और हमारी फैकल्टी लोग भी। जी जी। आपको कॉलेज में भी सुना है पहले, और आपकी टॉक्स बहुत एक्सटेम्पोर और बहुत पावरफुल रहती हैं। सो दैट इज द रीजन वी थॉट दैट वी शुड कनेक्ट विद यू, और बच्चों को और भी लेसन मिले आपके थ्रू। तो सर ये जो हम सीरीज कर रहे हैं ना, जब तक हम फॉर्मली शुरू करते हैं, हाँ 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 हाँ। ये सर ये बताइए बताइए। सीरीज कर रहे हैं अगस्त में। ये पूरा सीरीज जैसे आप, यू आर एन एमिनेंट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड, और एक सर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका हमने एक सीरीज किया, और एक यूट्यूबर से कर रहे हैं, एक डांसर से कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रोफेशंस में जो लोग हैं, अदर देन द कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। ऐसा लगता है सर कि ऐसे प्रोफेशन से ज्यादा सीख मिलती है बजाय वर्किंग ओनली इन द कॉर्पोरेट्स। But we can take your blessings, your guidance, or students are really looking forward to listen to you today. जी 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 जी। Shubham, can we start? Because sir has joined and it's 4 o'clock. Yes, ma'am. Yes. Yeah. कि थक कर यूं ना बैठ, उड़ान अभी बाकी है। थक कर यूं ना बैठ, उड़ान अभी बाकी है। जमी खत्म हुई तो क्या, आसमां अभी भी बाकी है। नमस्कार। हमारे आज के प्रवक्ता आदरणीय श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी, ग्रुप डायरेक्टर मैम डॉक्टर वंदना अरोड़ा सेठी, सभी शिक्षक सहयोगी और मेरे प्रिय छात्रगण, संपूर्ण लॉयड परिवार की ओर से मैं प्रोफेसर शुभम अग्रवाल आप सभी का इस टॉक सीरीज, जिसका विषय है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से प्रबंधन की सीख, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। To begin with, I would first like to introduce you to the speaker of eminence, Shri Akhilendra Mishra ji, who is an Indian film and television actor, best known for his role as Kroor Singh in 1990s Doordarshan fantasy television series Chandrakanta. His other notable works include the character of Mirchi Seth in 1999, critically acclaimed film Sarfarosh. He also played the character of Arjun in Academy Award nominated film Lagan. He played the Demon King Ravana in 2008 television adaptation of Hindu epic Ramayana, which is truly commendable. Also, he has recently written a book named Akhilamritam. The book is a collection of poems written by Mr. Mishra. The poems written in the book are based on the current issues. In his book, he has stated his poems on the topics like Paryavaran, Karma, education, etc. The book is really close to his heart, and expressions of issues through Hindi is commendable. कि दिल को सुकून मिला आपके मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिला आपके मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आ गई आपके आने से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू शुभम। सर के साथ हम जो कॉन्वर्सेशन रखेंगे इंटरव्यू स्टाइल, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम सर से कम समय में पूछ सकें, क्योंकि हमें पता है सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। अखिलेंद्र सर संचार मंच के माध्यम से, चिंता मत करें। जी जी संचार मंच के माध्यम से सर लॉयड ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। बहुत आभार है आपका कि आज आप लॉयड ग्रुप के इस कार्यक्रम में आए। और जैसा कि हम जानते हैं, कला, साहित्य, संस्कृति और अभिनय शिक्षा के गर्भ से निकलती है, और शिक्षा के आंगन से ही संघर्ष की शुरुआत हो जाती है।
हर युग में, हर समय में सर, हर दौर में हमारे समाज में ऐसी काफी प्रतिभाएं विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ जन्म लेती हैं जिनका सीधा प्रभाव समाज पर और जनमानस पर पड़ता है। ऐसी विशिष्ट शख्सियत जो फर्श से अर्श तक न जाने कितने अनुभवों के साथ पहुंची है, आज हमारे बीच इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपस्थित है। अभिनय का एक व्यक्तित्व जिन्होंने रंगमंच पर जीवन के सभी पक्षों का अदा किया और उसका वास्तविक अनुभव लिया है। उनके सम्मान में 2 लाइनें कहूंगी और फिर हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे। तुझसे सब तरह से समझूं तो अच्छा है, तुझे सब तरह से समझूं तो अच्छा है, तुझे हर तरह से पढ़ लूं तो अच्छा है, तेरे किरदार से सीखेंगे जिंदगी का हुनर, बस तुझसे रूबरू रहूं तो अच्छा है। आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपकी किताब अखिलामृतम जो आनंद प्रकाशन से पब्लिश होकर Amazon पे अवेलेबल है। It is a compilation of 25 poems written by you, 23 in Hindi and 2 in Bhojpuri. Many congratulations for this, sir. धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारे पास आपको सुनने के लिए तकरीबन 25 कॉलेज के बच्चे हैं। उसमें से हमारे अपने मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ, फार्मेसी, एजुकेशन, सभी डिपार्टमेंट्स लॉयड के हैं और बाकी इंडिया के सर 25 और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट से हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो सर सबसे पहले आपकी किताब की बात आपसे सुनना चाहेंगे कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन टू राइट दिस बुक कमिंग फ्रॉम एन एक्टिंग बैकग्राउंड? ये जो किताब है अखिलामृतम, अखिलामृतम पिछले साल 2020 का जो कोरोना काल का जो लॉकडाउन था उसका परिणाम है। क्योंकि लेखन के लिए एकाग्रचित्त होना बहुत आवश्यक है। तो समय मिला, घर में थे, बच्चों के साथ थे, पत्नी के साथ थे, अध्ययन चल ही रहा था, स्वाध्याय चल ही रहा था। अध्ययन स्वाध्याय का मेरा शौक है, मैं करता रहता हूं। और उसके साथ ही मेरा वेबिनार भी शुरू हो गया साहित्य पे, सिनेमा पे, अभिनय पे, थिएटर पे, भाषा पे, ये सब कुछ शुरू हो गया। और उसके बाद लेखन शुरू हो गया, अलग अलग विषय, जैसे कि अखिलामृतम पुस्तक में है, अलग अलग विषयों पे जिसको मैंने उठाया है। तो मेरा ये मानना था कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा लिखूं जो कि जिस तरह का रेगुलर जो कविताएं लिखी जाती हैं, उनकी कविता लिखने की जो पद्धति है, उस पद्धति से ना लिख के मैं सीधे वार्तालाप करवाऊं अपने पाठक का अपनी कविताओं से। मेरा पाठक किसी प्रतीकात्मक प्रतीक से बात ना करे। हमेशा कविता लिखी जाती है और उसे प्रतीकात्मक बना दिया जाता है अधिकांश। तो मेरी जो कविताएं हैं वो सीधे सीधे पाठक से बात करती है। अगर मेरा कोई भी विद्यार्थी, कोई भी नई पीढ़ी का या पुरानी पीढ़ी का, अगर कोई भी ऐसा विषय है जो जितनी कविताएं मैंने जिन विषयों को छुआ है उसके बारे में जानना चाहे, तो एक कविता के माध्यम से उसका मूल जान सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर मेरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं, मेरी नई पीढ़ी नहीं जानती है, अगर वो लंबा चौड़ा साहित्य नालंदा के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, तो एक कविता है नालंदा, जिसमें उस कविता में मैंने पूरे इतिहास को समेटा है नालंदा विश्वविद्यालय के। तो एक कविता पढ़ने मात्र से कम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में वो जान जाएंगे। मैंने कविता, जैसे कि मैंने ब्रह्म पे कविता लिखी है, हमेशा ब्रह्म की बात होती है, भारतीय अध्यात्म में ब्रह्म की बात की गई है। ब्रह्म पे एक कविता लिखी है,
जिसमें विज्ञान भी है। क्योंकि मैं भौतिकी का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है, तो विज्ञान का भी उसमें कहीं ना कहीं इनपुट मिलेगा उस कविता में। जैसे मैंने कर्म पे कविता लिखी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फिजिक्स दिखेगा उन कविताओं में। तो इस तरह से जो कविताएं हैं, अब जैसे मैंने नाटक पे कविता लिखी, नाटक का एक बृहद विशाल भव्य जो विराट जो रूप है नाटक का, जो हम नहीं समझ पाते कि नाटक क्या है। हम नाटक को यूं ही समझ लेते हैं, देखने वाले भी, नाटक के बारे में जो सुनने वाले हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी, और अधिकांश नाटक करने वाले भी वो समझते नहीं है कि ये क्या विधा है नाटक, ये कितनी सशक्त विधा है, इसका प्रभाव समाज पे क्या है। तो वो सब कुछ आपको नाटक कविता में मिलेगा। मैंने पर्यावरण पे कविता लिखी है कि प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है। मैंने नारी पे कविता लिखी है। अभी तक नारियों पे जितनी कविताएं हमारी सम्मानित स्त्रियों पे लिखी जाती हैं, उस तरह की कविता नहीं है। ये कविता सीधे सीधे वार्तालाप है। कविता बात कर रही है नारियों से। तो ये उस तरह से है जैसे शब्द को हमने परिभाषित किया है। तो इस तरह से सारी बातें हैं अखिलामृतम में। ये पुस्तक है, मैं आपको बता दूं, अखिलामृतम 25 कविताओं का संग्रह है। जैसा कि आपने बताया, 23 हिंदी कविताएं हैं, 2 भोजपुरी कविताएं जो मेरी मातृभाषा है। 23 कविताएं समाप्त होने के बाद एक पृष्ठ पे 4 लाइन लिखी गई हैं। बोलता हूं हिंदी, जिसने द्वार विश्व रंगमंच के खोले, रहती है मन में मन ही की बात, बिना भोजपुरी में बोले। क्या बात है। तो इसलिए हमने भोजपुरी की 2 कविताएं डाली हैं। और मुझे पता नहीं था, मुझे परिचर्चाओं में विद्वानों द्वारा पता चला कि हिंदी साहित्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी साहित्य की किसी पुस्तक में लेखक ने अपनी मातृभाषा की भी रचनाएं डाली हैं। तो ये भी बड़ा एक अद्भुत संजोग रहा। मैं तो ऐसे ही, मैंने कोई डिलिबरेट ऐसा कोई मेरा प्रयास नहीं था कि मैं जबरदस्ती डालूं, लेकिन मेरा डालना था, मेरा था कि मेरी रचनाएं मेरी भाषा में, मातृभाषा में, भोजपुरी में हो। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है ही है। और एक बात और बताऊं कि ये कविताएं, हर एक कविता ब्रह्म मुहूर्त की लिखी गई है। हर एक विषय को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मैं मथता था, उसका मंथन चलता था। जो भी मेरा अपना अध्ययन है, अपना स्वाध्याय है, अपना प्रयोग है, अपना शोध है, अपना अनुभव है, अपनी अनुभूति है, उसके आधार पर उन विषयों का मैं मंथन करता था। और उन मंथन को मैंने शब्द का रूप दिया है। उसको मथ के मैंने उस विषय को शब्द का रूप दिया है, और फिर वो कविताएं तैयार हुई हैं। पता चला मत्ते 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 एक रात, पूरी रात मंथन चल रही है। मैं 3:30 बजे सुबह उठा ब्रह्म मुहूर्त में, और मैंने 6 बजे तक, 5:30 बजे तक या 5 बजे तक कविता पूरी लिखी। हर एक कविता एक फ्लो में लिखी गई है। ये नहीं कि 10 दिन आज लिखा, 15 दिन के बाद 10 दिन लिखा, ऐसा कुछ नहीं। 10 पंक्तियां लिखी, एक फ्लो की कविता है हर कविता। क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने नहीं लिखी है, ये मेरे इष्ट भगवान भोलेनाथ और मेरी मां भगवती आदि शक्ति ने लिखवाया है मुझसे कि तुम्हारे पास जो है वो नई पीढ़ी को दो, देते जाओ। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, क्योंकि देने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ही ये सारी चीजें चली जाएंगी। इसलिए दे के जाओ, ये तुम्हारा योगदान होगा नई पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। तो ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की अनुकंपा है जो ये लिखी गई है। लग रहा है कि मैंने लिखी है, नाम मेरा आया है, तो जैसा कि होता है। तो ये सारी कविताएं। और एक बात और बताऊं कि इस पुस्तक में अध्यात्म है, दर्शन है, चिंतन है, मनन है, भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है,
परंपराएं हैं, पर्यावरण है, सृष्टि है, जीवन है। आप जो भी विषय लेना चाहें, और भी बहुत सारी विषय हैं जो कि आए दिन हम बात करते हैं। धर्म है, धर्म को हमने अपने ढंग से परिभाषित किया है, कर्म को अपने ढंग से परिभाषित किया है। दान, देना, देना क्या होता है, दान क्या है, दान देना कौन सिखाता है? ये सृष्टि, ये प्रकृति ही सिखाती है दान देना। उस कविता में ये परिभाषित है दान। ध्यान, ध्यान क्या है? बहुत आसान शब्दों में मैंने बिल्कुल समझ लीजिए कि छोटे बच्चे भी हमारे 7वीं 8वीं क्लास के पढ़े हैं ध्यान कविता तो वो समझ सकते हैं। इस तरह से हमने पिरोया, इसका प्रयास किया और अंततो गत्वा अनंग प्रकाशन का मैं शुक्रगुजार हूं। दिल्ली अनंग प्रकाशन, सत्यभान सिंह और अनंग प्रताप चौहान, उनके पिताजी जो हैं सत्यभान जी के, मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इसको प्रकाशित किया, इस पुस्तक को, और ये फिर लोगों के सामने आया। आजकल परिचर्चाएं चल रही हैं, कविताओं का रसास्वादन किया जा रहा है। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे इंस्टीट्यूशंस के लोग, और काफी महाविद्यालय और कॉलेजेस में ये लाइब्रेरियों में जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, जैसे जैसे जान रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि ये जो नाम है ये संस्कृताइज्ड है, अखिलामृतम। अगर इसका नाम देशज रखा जाता कि कुछ अपनी भाषा में तो अच्छा होता। तो मैंने कहा अगर जो नाम ही नहीं समझेगा तो अंदर क्या समझेगा? पहले नाम तो समझो क्या है अखिलामृतम। लोगों ने कहा अपने नाम पर रखा है। मैंने कहा ना, ये तो इत्तेफाक की बात है, संजोग है कि अखिलेंद्र और अखिलामृतम दोनों मिलता जुलता है। अखिलामृतम का नाम है अखिल ब्रह्मांड का अमृत। ये वो कविता है। एक परिचर्चा में हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हैं भारतवर्ष के, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, उन्होंने ये कहा कि आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, केवल ये पुस्तक पढ़ा दी जाए तो पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा बच्चों का। इतनी सारी बातें हैं। तो ये सारी चीजें ये इन पुस्तकों में है। जी सर, ये आपकी अपनी आवाज में इतना पैशनेटली किताब के बारे में सुन के लग रहा है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। और ये सिर्फ कविता पाठ से रस नहीं मिलेगा, इससे मुझे लग रहा है दिस इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज एज वेल। जैसे आप बता रहे हैं नालंदा के बारे में, तो सिर्फ एक कविता रस नहीं है इसमें, इनफैक्ट ज्ञान भी बहुत है इन कविताओं में। सो सर, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा सा सर आपकी लाइफ के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे, और बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कैसा आपका सफर रहा जिंदगी का। आपने खूब संघर्ष भी किया, तो कुछ आप अपने संघर्ष और सफलता के संबंध को कुछ अपने अगर अनुभवों से साझा करें तो। क्योंकि सर बच्चे आजकल सिर्फ संघर्ष देखते हैं और चाहते सफलता है, कैसे इनका एक संबंध बन सकता है, और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स भी इनसे क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, जहां तक मेरे विषय की बात है, मैं बहुत थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में, बाकी बातें हमारे विद्यार्थियों के लिए होगा। मैं अपने माता पिता का 10वां संतान हूं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई वो गुरुकुल से शुरू हुई। मैं 5 साल गुरुकुल में था, और उसके बाद फिर सरकारी स्कूल, फिर डीएवी स्कूल, फिर से सरकारी स्कूल, जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिकुलेशन किया, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति, छपरा जिला स्कूल से। फिर वहीं राजेंद्र कॉलेज से हमने फिजिक्स ऑनर्स किया। मैं भौतिकी का विद्यार्थी रहा, और मैं नाटक करता था। गांव में मेरे नाटक की शुरुआत हो गई थी। मेरे जीवन का पहला नाटक 8वीं क्लास में हमने किया, गौना के रात, एक भोजपुरी नाटक से। और उसके बाद मैं गांव में हर साल 2 नाटक करता था। दुर्गा पूजा में जाता था, विशेष रूप से वो नाटक करने जाता था। अब घर से कोई जाए या ना जाए, मैं अवश्य जाता था गांव में 2 नाटक करने के लिए।
बाबू राजेंद्र बाबू के बड़े भाई बाबू महेंद्र प्रसाद ने एक संस्था बनाई थी छपरा में, छपरा बिहार में है, सारण जिला कहते हैं उसको। वो वहां एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन, मैं उससे जुड़ा, क्योंकि हम छपरा में रहते थे, वहीं पढ़ाई करते थे, और वहां मेरा एक्चुअली थिएटर शुरू हुआ प्रॉपर ढंग से, और मैं नाटक करता रहा। मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हुई, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, मेरी माँ चाहती थी मैं एमएससी मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं इंजीनियर बन नहीं पाया। आईआईटी दिया था मैंने, बीआईटी दिया था, और तब लॉयड कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था। और उसके बाद उसमें हुआ नहीं मेरा मतलब स्टेट लेवल पे भी नहीं हुआ, आईआईटी नेशनल लेवल पे भी नहीं हुआ। तो उस चक्कर में मैं फिजिक्स ऑनर्स कर गया। अब लग रहा था मैं एमएससी कर लूंगा, और पढ़ने में मैं बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन थ्रू आउट मेरा फर्स्ट क्लास था। पढ़ने में अच्छा नहीं था, क्योंकि जो पढ़ता था, अब वो भगवान का आशीर्वाद कहिए या जो कहिए, वही परीक्षा में आता था। मैं तो 5 ही क्वेश्चन तैयार करके जाता था कि 3 लिख के आऊंगा, ऑनर्स मिल जाएगा। तो पता चला कि 5 आ गया, और मैंने 5 लिख दिया, और इस चक्कर में फर्स्ट क्लास आ गया। और हर पेपर में ऐसा ही हुआ। तो ये एक घटना घटी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहिए या जो भी कह सकते हैं, आशीर्वाद कहिए। तो अब मुझे लगने लगा, जब फिजिक्स ऑनर्स में फर्स्ट क्लास आ गया, तो मुझे लगा कि मैं एमएससी करूंगा अब। और उस जमाने में, मैं 80 के दशक की बात बता रहा हूँ, शुरुआती की दशक की बात, उस जमाने में अगर थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है तो डायरेक्ट वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था आपको कि आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लेक्चरर। अब मुझे लगा मैं कहीं लेक्चरर ना बन जाऊं। मैंने कहा ये पढ़ाएगा कौन, बाप रे बाप, ये पढ़ा अब मतलब इतना नहीं पढ़ना, मुझे नाटक करना है, पढ़ना नहीं है पढ़। लेकिन चूंकि 80 का दशक, बिहार, ब्राह्मण परिवार, उस जमाने में लक्ष्य एक ही होता था, या तो बेटा या बेटी आईएएस बने या आईपीएस बने। विशेषकर हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में ये है कि या तो कलेक्टर या तो एसपी, और उसके बाद या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। ये 4 पोर्टफोलियो थे बच्चों के लिए परिवार की तरफ से मिले हुए। या फिर बैंकिंग था, उसमें पीओ बन जाओ या बैंकिंग जॉब में चले जाओ। तो इस तरह से चीजें थी, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। जैसा कि आजकल विद्यार्थी बहुत भाग्यशाली हैं, मैं इनको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने आयाम है पढ़ाई के, हर स्किल के लिए पढ़ाई है, कोर्स है, डिप्लोमा है, डिग्री है, हर स्किल के लिए। आप बताइए 25 कॉलेज सिर्फ लॉयड में, कितनी बड़ी बात है कि एक कैंपस में जाके इतनी सारी पढ़ाई कर लें आप। तो ये उस समय नहीं था 80 के दशक में। और सिनेमा को और नाटक को अच्छा नहीं माना जाता था, गांव में अभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी अच्छा नहीं मानते थे, और पूरा देश महात्मा गांधी को ही मानता था। तो एक प्रभाव था, कोई जाने या ना जाने। खैर ये अलग एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा कभी। तो ये प्रभाव था लोगों की मानसिकता पे। अब नाटक में जाना है, नाटक करना है, इसका परमिशन नहीं मिलने वाला था। परिवार में इसका संघर्ष अलग शुरू हुआ कि कैसे मैं कहूं कि नाटक करूंगा। पिताजी के सामने हम लोग जाते नहीं थे, बहुत सम्मान, बहुत लिहाज, उस तरह का संस्कार था। अब तो बच्चे और पिताजी दोस्त होते हैं, खुल के बात करते हैं, मेरे बच्चे भी मुझसे खुल के बात करते हैं। तो अब तो वैसा हो गया, उस जमाने में वैसा नहीं था। जो भी कहना माँ से कहिए, माँ पिताजी को कहेगी, फिर पिताजी जो कहेंगे वही होगा। तो ये सिस्टम था। मुझे एक्टर बनना, मैं क्या करूं? अब मैं माँ चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, वो मैं बना नहीं। अब मैं माँ को कह रहा हूँ मुझे एक्टर बनना, माई रे एक्टर बने के बाद माई रे, अब इंजीनियर बनना ना एक्टर बनवा, क्या होला एक्टर। तो इस तरह का संघर्ष अंततोगत्वा जब मेरे पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा छोटा वाला
एक्टर बनना चाहता है, नाटक करना चाहता है, सिनेमा करना चाहता है। तो उन्होंने कहा मैंने तो बच्चों को कभी रोका नहीं, मेरी बेटियां भी जो चाहिए की, इतनी पढ़ाई करना था, बच्चे भी जो भी है सब, ये तो सबसे छोटा है, जो करना है करे। और मुझे अंततोगत्वा मिल गया परमिशन। और मैं उस समय चूंकि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे था, जहां एक्टिंग बंद हो चुका था, कुछ वहां स्ट्राइक हुए थे, उस चक्कर में एक्टिंग बंद कर दिया गया था कुछ सालों के लिए। कुछ 2021 में ही शुरू हुआ वो, फिर ऐसा खुला, तब से बंद था वो, और कुछ 20 साल बंद था वो। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, और अभी अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी खुला था 1975 में। अब मुझे था कि नाटक अब पढ़ने, नाटक पढ़ने जाऊंगा, अब पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो मेरे जो सीनियर्स थे एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन के, जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जो प्ले डायरेक्ट करते थे, एजुकेशन ऑफिसर्स थे, एडवोकेट्स थे, काफी विद्यार्थी थे जो सीनियर थे, जूनियर थे, लोक कलाकार थे, लोक गायक थे, लोक संगीतकार थे, बहुत बहुत लोग थे। बहुत समृद्ध ऑर्गेनाइजेशन एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन छपरा का। तो ऐसा हुआ कि तुम क्यों नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो नाटक का, जिसमें तुम अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करोगे तो अलग अलग चीजें सीखोगे। मैंने कहा ये तो अच्छा है। एक एक्टिंग स्कूल में जाओगे तो एक ही टीचर होगा, 20 बच्चे होंगे, वो स्पीच पढ़ा रहा है तो सारे बच्चों का स्पीच एक ही होगा, उसका पैटर्न एक ही होगा, उसके पॉजेज एक ही होंगे, उनके इंटोनेशन एक ही होंगे, उन शब्दों का भाव अगर बताएगा तो अपने ढंग से बताएगा। तो ये तुम अलग अलग डायरेक्टर के साथ करो अगर नाटक फ्रीलांस, और एक ग्रुप के साथ जुड़ के, तो बड़ा अच्छा रहा। मुझे भी लगा कि हाँ, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, भौतिकी का, और मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं हुआ। फिर भौतिकी करते करते मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता था, क्योंकि हम लोग फिजिक्स ऑनर्स में था, तो हमारा एक ग्रुप था 7-8 लड़कों का, और हम लोग अपने आप को साइंटिस्ट समझते थे, और किसी भी मतलब ऐसा थ्योरी तैयार करते थे फिजिक्स के किसी भी कि ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी में कहा गया कि गुड एब्जॉर्बर, गुड रेडिएटर, ये कैसे हो सकता है? तो पता चला उस साइंटिस्ट को हम लोग अपने लेवल पे चैलेंज कर रहे हैं, और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जाके तंग कर रहे हैं कि सर ये ऐसे कहा इन्होंने, तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे क्यों नहीं? तो इस तरह की चीजें होती थी कि क्या हम लोग क्यों नहीं रिसर्च कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते क्या? तो इस तरह की बातें होती थी। तो हमने कहा कि जब मैं विज्ञान में खोज करना चाहता हूं, तो मैं अभिनय में खोज क्यों नहीं करूं, अभिनय के अलग अलग आयाम क्यों ना खोजूं। और उसके बाद मैं मुंबई आया, मुंबई इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जन नाट्य संघ के साथ जुड़ा, इप्टा मुंबई के साथ। पिछले 36 सालों से मैं इप्टा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा थिएटर का जो मेरा जर्नी रहा, जो मेरी यात्रा रही, वो बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक की रही। आज भी मेरे नाटक चल रहे हैं 35 सालों से, एक एक नाटक। हिंदी नाटक है डॉक्टर शंकर शेष का एक, और द्रोणाचार्य, बैक स्टेज से लेकर ऑन स्टेज तक की यात्रा है। आखिरी क्षमा कैफी आजमी साहब ने लिखी है, जो आखिरी मुशायरा जो भारतवर्ष में 1857 में हुआ था बहादुर शाह जफर के समय, उस पर आधारित है, MS सत्ती ने डायरेक्ट की है। तो वो उसमें भी बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक का जर्नी है। मोटेराम का सत्याग्रह कुछ 30 साल तक लगातार किया, अभी छोड़ा हूं मैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित, हबीब तनवीर और सफदर हाशमी जी ने ड्रामेटाइज किया, MS सत्ती साहब ने डायरेक्ट किया। तो इस तरह से थिएटर अभी भी रिपीट शोज मैं करता रहता हूँ। नया प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, करने की बहुत इच्छा है। और थिएटर छोड़ना नहीं है, थिएटर छोड़ना नहीं चाहिए। थिएटर आपको पर्सनालिटी देता है, आपको ग्रोथ देता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको तरोताजा करता है, आपके अंदर की सारी शक्तियों को जगा देता है, आपके मन मस्तिष्क को ऐसा मथता है कि आप समझ नहीं सकते। तो थिएटर करना बहुत आवश्यक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्टर बने तभी थिएटर करें। आप अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके कल्टीवेशन के लिए, उसकी सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए
आपको थिएटर से जुड़ना चाहिए, साहित्य से जुड़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए, कविताएं पढ़ना चाहिए, कहानियां पढ़ना चाहिए, नाटक पढ़ना चाहिए और नाटक करना चाहिए। और उसके बाद फिर थिएटर के बाद फिर टेलीविजन और टेलीविजन के बाद फिर सिनेमा। जी वंडरफुल सर, व्हाट अ फैंटास्टिक जर्नी। कहाँ आप सर फिजिक्स के साइंटिस्ट बनते हुए and you became an actor and you started experimenting with acting, which is a wonderful journey. तो कहीं रुके नहीं, कहीं थमे नहीं आप। और एक बार सर आपने कहा भी था कि जब आपने रावण का रोल किया था, you said your role as Ravan got extended in the show Ramayan because public said that you cannot die so early. तो सर ऐसा कैसे? रावण तो विलेन थे और आपने ऐसी क्या छाप छोड़ी पब्लिक में कि विलेन भी फेवरेट बन गए पब्लिक के? ऐसा क्या जादू रहा इस रावण में? देखिए, मुझे जब ये मैं चंद्रकांता के बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। चंद्रकांता मेरा सीरीज 94, 95, 96 में आया था और उसके बाद मैं फिल्म में आ गया। वीर गति फिल्म आ गई एज ए मेन विलेन, सलमान खान के साथ मैं लॉन्च हो गया। फिर सरफरोश आ गई आमिर खान के साथ, फिर तरकीब आ गई, फिर लगान आ गई, लीजेंड ऑफ भगत सिंह आ गई जिसमें मैंने चंद्रशेखर आजाद का रोल किया। उसके बाद मैंने फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। 2008 में मैं 3 फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहा था, द्रोणा, चमकू और दिल्ली 6। और तभी मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे आनंद सागर जी मिलना चाहते हैं, रामानंद सागर जी के सुपुत्र हैं और रामायण बना रहे हैं, तो मिलना चाहते हैं। मैंने क्या बात है, तो चाहते हैं आप रावण करें। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है यार, मेरी 3 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, आगे भी कमिटमेंट है, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे तो आगे के डेट दे दिए क्या? मैंने कहा नहीं, डेट नहीं दिया हूं, अभी तो ये 3 फिल्मों का चल रहा है, उसके बाद फिर आगे करूंगा। तो तब तक चैनल से फोन आ गया, एनडीटीवी इमेजिन के लिए वो सीरीज बन रहा था कि सर एक बार आनंद जी से मिल लीजिए, हम लोग चाहते हैं आप रावण करें। वहां के क्रिएटिव हेड थे उनका राकेश जैन। तो मैं आनंद जी से मिलने गया। अब कोई भी मुलाकात जो है वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा की होती है अधिक से अधिक। तो पता चला हम 4 घंटे तक मीटिंग कर रहे हैं और रावण डिस्कस कर रहे हैं, रावण की बातें कर रहे हैं। मैं उनको शिव तांडव सुना रहा हूं, मैं रावण की कहानियां सुना रहा हूं, छेपक कहानियां, अनसुनी अनजानी, जो आनंद जी को भी पता नहीं था। अब वो तो पकड़ लिए मुझे कि नहीं है, अब आप ही को करना है, जो भी कहिएगा मैं करूंगा। फिर मैंने कहा कि देखिए डेट थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, मैं जरूर करूंगा, डेट थोड़ा सा एडजस्ट। कहा कि हाँ बिल्कुल। मैंने कहा कि, और उनकी शूटिंग बड़ौदा में चलती थी, बड़ौदा में उनका स्टूडियो, सागर स्टूडियो, वहीं पे सब एक्टर रहते थे। मैंने कहा मैं ज्यादा दिन रहूंगा नहीं वहां, हफ्ते में 4 दिन रहूंगा, फिर 3 दिन मुंबई आ जाऊंगा, ऐसे ऐसे, और मुझे डेट्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले बता दूंगा, मैं वो डेट्स निकाल लूंगा। और प्रमुख शर्त ये है कि मैं रावण का रोल करूंगा तो मैं अपने ढंग से करूंगा, मुझे कोई भी क्रिएटिव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। क्योंकि अरविंद त्रिवेदी जी ने, प्रणाम करता हूं अरविंद जी को, अरविंद त्रिवेदी जी ने ऐसा छाप छोड़ा है। जो पहला रावण सागर साहब ने जो बनाया, सागर साहब को प्रणाम करता हूं, जिससे भारतीय टेलीविजन का एक अलग उत्थान हुआ, अलग एक उत्कर्ष और उत्कृष्टतम ऊंचाई को पकड़ा भारतीय दूरदर्शन ने। तो उस रामायण में जो अरविंद त्रिवेदी जी ने रावण का जो छाप छोड़ा, मैं उसको तोड़ नहीं पाऊंगा और मैं उस तरह करना भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं कुछ अलग ढंग से फिर करूं, तो मुझे कोई उस तरह से कहेगा नहीं करने के लिए, मैं अपने ढंग से कैरेक्टराइजेशन करूंगा। और उन्होंने माना और फिर मैंने वो रोल किया। मैं आपको बताऊं कि रावण हमारा रावण रोता भी है, सीरियल में रोया है, और पूरे टीवी सीरियल का उस सीरियल का हाईएस्ट टीआरपी था उस एपिसोड का। वो एक अलग डायमेंशन था। सागर साहब के साथ जो काम करते थे उनके बड़े सुपुत्र, क्या नाम है उनका, सुभाष सागर जी, सबसे बड़े भाई आनंद सागर के, वो सागर साहब के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वो उनका फोन आया
कि बेटे तुमने ये क्या कर दिया, रावण रो रहा है, तुम सोच कैसे सकते हो, हमने नहीं सोचा, पापा जी ने नहीं सोचा, पापा जी मतलब सागर साहब, ये कमाल कर दिया, ये तो अलग डायमेंशन, अलग आयाम दिया तुमने। तो इस तरह कभी कभी अगर प्रयोग करें तो बहुत नए नए आयाम आते हैं। तो इस तरह का प्रयोग था और वो हुआ। हमारा रावण का डेथ सीन भी शूट कर लिया गया, क्योंकि 6 महीने का मेरा कमिटमेंट था। और मैं आ गया मुंबई में था, मुझे फोन आया कि भाई युद्ध चल रहा है, लोगों के लेटर आ रहे हैं कि रावण मर नहीं सकता, रावण मरेगा नहीं। अभी वो विभीषण ने बोल दिया है कि उसके नाभि पे तीर मारो, तो रावण मर नहीं सकता इतनी जल्दी, ये रावण नहीं, इनको और देखना है। तो फोन आया, फोन पे फोन, और मेरा फोन कुछ साइलेंट में था, मैं कुछ कर रहा था, पता था चैनल से फोन है और सागर साहब के यहाँ से फोन है। अब मैंने जब फोन किया तो पता चला कि सर कहाँ है, सर प्लीज सर चलिए बड़ौदा चलिए, और भी सीन शूट करने हैं, ऑडियंस की मांग है, कह रहे हैं कि रावण को मरने नहीं देंगे हम लोग, और देखने का मन कर रहा है, रावण मर नहीं सकता। तो मैं जाके 1.5 महीने और शूट किया, और फिर वो एक्सटेंड हुआ वो पोर्शन, उसमें फ्लैशबैक डाले गए और उसमें सारी चीजें रावण। तो मैंने रावण को एक ह्यूमन लेवल पे, एक मानवीय स्तर पे छुआ था कि वो राक्षस ही नहीं, मानवीय स्तर है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, त्रिकालदर्शी थे, शास्त्रज्ञ थे, बहुत कुछ जानते थे। तो वो सारी चीजें हमने कोशिश की थी उसमें पिरोने की। जी। So this fact was itself so interesting, sir, जब हमने ये सुना था और इस बारे में पढ़ा भी कि एक विलन होते हुए भी आप इतने पॉपुलर हो गए क्योंकि आपने विलन की पॉजिटिव साइड दिखाई, उसकी इमोशनल साइड भी दिखाई। ये तो हम जानते हैं रावण वाज अ वेरी लिटरेट पर्सन, बहुत ज्ञानी थे, और लेकिन जो आपने पॉजिटिविटी उनकी दर्शाई, अंत में तो यही था कि रावण का अंत होना ही था रामायण में, लेकिन जो आपने उसकी पॉजिटिव साइड दिखाई और अपने एक्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स के बल पे जैसे करके दिखाया, वाज रियली अप्रिशिएबल। और एक और बात सर इससे जो मुझे समझ में आई है, जो आई एम श्योर बहुत लोग इसे सीख भी लेंगे, आप कह रहे हैं कि आपने दूसरे के हिसाब से काम नहीं किया कभी, आपने कहा मैं किरदार अपने हिसाब से निभाऊंगा। This is such a huge statement, sir, which makes us understand that if you are good in your job, you are capable of then doing work at your own terms. आपको तब डायरेक्टर या जो भी आपके क्रिएटिव हेड्स होते हैं, you don't have to go according to that, because आप खुद ही अपने स्किल में इतना ज्यादा गुणी हैं that you are capable of working at your own terms, which is, I think, really wonderful. ऑल्सो सर आपने साहित्य घटनाओं से संबंधी भूमिका निभाई है, जैसे ये रावण का था, और सर आजकल के लेखकों द्वारा रचित काल्पनिक कथाओं पे भी आपने खूब रोल्स किए हैं। तो सर आपको इनका कुछ कंपैरिजन कभी आता है मन में, आपको क्या करने में ज्यादा मजा आता है, या ऑडियंस तक आप किसके थ्रू पहुंच पाते हैं ज्यादा जल्दी, साहित्य के थ्रू या मॉडर्न कहानियों के थ्रू? मैम ऑडियंस डोंट वांट टू हियर डायलॉग्स, वो डायलॉग सुनना नहीं चाहती ऑडियंस, दे वांट टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द डायलॉग, एंड दैट इज परफॉर्मेंस, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एक्टर। संवाद तो लेखक ने लिख दिया, लेखक के दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने वो डायलॉग लिखा, वो संवाद लिखा। अब उस डायलॉग के पीछे क्या है वो ढूंढना जो है वो एक्टर का काम है। जिस दिन एक्टर ये सीख लिया डायलॉग के पीछे की बातें, पीछे की स्थिति, परिस्थिति, भाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, उसकी प्रकृति, उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उस दिन वो सक्सेस हो जाएगा, उस दिन वो कमाल कर देगा। तो ऑडियंस सिर्फ डायलॉग के पीछे क्या होता है, तभी ऑडियंस कहती है कमाल परफॉर्मेंस करता है यार ये एक्टर। क्यों कहती है? क्यों नहीं सारे एक्टरों को कहती है, बड़े बड़े स्टारों को नहीं कहती ऑडियंस। स्टार अपने लेवल पे हैं, वो स्टार हैं, स्टारडम में उनका एक जादू है,
उनके चेहरे का जादू, उनका नाम का जादू। लेकिन वो एक्टर नहीं कहे जाते, ऑडियंस उनको एक्टर में काउंट नहीं करती। क्यों? एक्टर में उसी को काउंट करती है जो बिहाइंड द डायलॉग ढूंढता है कि राइटर ने डायलॉग लिखा है, इसके पीछे क्या सोचा होगा, क्या थॉट है, और वही ऑडियंस देखना चाहती है और उसके बाद फिर सक्सेस होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है, और वही मैं करता हूं। और चाहे वो जो भी रोल हो, जैसे मैंने चंद्रशेखर आजाद का रोल किया था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में, तो रियल हीरो, इतिहास के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो। अब वो कैरेक्टर जब मैंने किया तो वो भी मैंने राजकुमार संतोष जी से यही कहा, मैं अपने ढंग से करूंगा। उन्होंने करो, अपनी तैयारी करो, जितना करना है करो, करके दिखाओ। क्योंकि राजकुमार संतोष जी एक अलग स्तर के निर्देशक है, वो बहुत फ्रीडम देते हैं एक्टरों को। अगर एक्टर कमाल है तो एक्टर के लिए एक चैलेंज है, करो, दो द बेस्ट दो, और एक्टर से द बेस्ट निकलवाते हैं। तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में मैंने 20 किलो वजन चढ़ाई थी। उस समय मैं स्लिक था, जिम में जाके 2 घंटे एक्सरसाइज करता था, सिर्फ अपीयरेंस दिखे। मैंने कुछ इतना साहित्य मंगवाया था, किताबें आजाद की, ताकि उसको पढ़ के तैयार करूं, चरित्रार्थ करूं, ताकि चरित्र जीवंत दिखे। क्योंकि आजाद को लोगों ने देखा है, मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। अगर मैं आजाद नहीं लगा, वैसा अभिनय नहीं किया, तो हमारे भारत की जनता जो है वो मुझे क्षमा नहीं करेगी। तो हमने प्रयत्न किया, और मैं करता हूं। सरफरोश का मिर्ची सेट वैसे ही हुआ, या लगान का अर्जन लोहार हुआ, या वीर ज़ारा हुआ, या हलचल हुआ, 2 दिन 4 हुआ, रेडी हुआ। फिल्में बहुत अंतर्द्वंद हुआ। उसके बाद मैंने जितने सब अपने टर्म से ही किए, अपने ढंग से कैरेक्टराइजेशन किया, और उसमें मेरा अपना अध्ययन, साहित्यिक अध्ययन, स्वाध्याय, अपना प्रयोग, थिएटर का प्रयोग, शोध, वो सब काम आता गया। जी। तो सर, इट इज नॉट ओनली व्हाट वी सी ऑन द स्क्रीन इज व्हाट इज रियलिटी। जैसे कहते हैं ना सर, जो पौधा मिट्टी के ऊपर नजर आता है, वो पौधा तो छोटा सा होता है, लेकिन जो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, उसी से उस पौधे की सेहत नजर आती है। तो इट इज नॉट ओनली द पर्सन दैट वी सी ऑन द स्क्रीन, बट रादर द एंटायर पर्सनैलिटी एंड ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डू टू अचीव दिस। और सर, ये भगत सिंह भी खूब निभाया आपने। आज पता लगा कि उसके पीछे आपने खुद कितना स्वाध्याय किया है, और तभी वो किरदार इतनी खूबसूरती से निभा पाए। एक प्रश्न सर पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा हटके। जैसे सर आजकल सिनेमा समाज में, हम लोग भी आजकल की जनरेशन से ही हैं, प्रोबेबली अ लिटिल ओल्डर, लेकिन सर आजकल के सिनेमा में समाज को खूब फूहड़पन भी दिखाते हैं और अश्लीलता की ओर भी धकेल रहा है, थैंक्स टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और सर, ये कहा भी जाता है कि सिनेमा ही समाज का दर्पण है। तो क्या हम ये समझें कि हमारा समाज यह देखना चाह रहा है, या सिनेमा समाज को यहाँ तक ले आया है, और इज इट वाइस वर्सा? क्योंकि आपके सोच बहुत इंपॉर्टेंट होगी सर इस विषय के ऊपर। ये कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण है। समाज में जो घटता है उसी को सिनेमा में दिखाया जाता है। लेकिन आज उल्टा है, सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है वो समाज में घटित हो रहा है। सिनेमा में दिखाया जा रहा है लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, समाज में लड़के ने लड़की को छेड़ दिया। सिनेमा में दिखाया जा रहा है लड़की को मार दिया, समाज में भी लड़की को मार दिया, मेरी बात नहीं मानी तो। आए दिन ये दुष्कर्म और ये हत्याएं हो रही हैं। ये क्या है? ये माध्यम बहुत सशक्त है। सिनेमा का प्रभाव इतना सशक्त है कि एक जमाने में दक्षिण भारत के पॉलिटिकल सिनारियों को बदल दिया था। तब जाके एनटीआर, एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि जैसे राजनीतिक जन्म लिए थे। सिनेमा का माध्यम समझना पड़ेगा। हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा साहित्य क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा रहन सहन, हमारी मानसिकता क्या है। हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं और पश्चिम वाले हमें अडॉप्ट कर रहे हैं। कमाल तो ये है,
हम योगा का मजाक उड़ा रहे हैं, पश्चिम वाले योगा को अपना रहे हैं। कमाल तो ये है। एक साहब माजिद मजीदी ईरान के डायरेक्टर, आप जानती होंगी, सिनेमा से रुचि रखने वाले सारे लोग जानते होंगे, बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्देशक हैं। वो भारतवर्ष आए थे 2018 में, उन्होंने फिल्म भी बनाई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय सिनेमा उद्योग में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा से भारत गायब है। थप्पड़ मार के वो आदमी चला गया। आपके देश में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने तमाचा मार दिया कि भारतीय सिनेमा से भारत गायब है, लेकिन हमारे फिल्म मेकर्स के कानों पे जू नहीं रेंगी। आज बाहर के फिल्म फेस्टिवल में फिल्म लेके जाते हैं, यहां स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, यहां यह फिल्म कांस में गया। ये सिर्फ अपने जनता को बरगलाने के लिए है। पिछले कितने सालों से कांस में ऑफिशियल एंट्री मेन स्ट्रीम में हुई ही नहीं है। वहां पे पैसा देके स्क्रीनिंग होता है अलग अलग थिएटर में, और उसके लिए ब्रोकर घूमते रहते हैं, और ऑडियंस भी सेट है, और फिल्म खत्म होने के बाद ऑडियंस को खड़े होके तालियां बजानी है, उसको यहां पे छपवा देते हैं। कांस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हम अपने काम को, अपने सिनेमा को इस तरह से समझ रहे हैं, उसको ये स्तर दे रहे हैं, तो क्या होगा? बर्लिन हो, कांस हो, पेरिस हो, लंदन हो, अमेरिका हो, जहां भी जाइए सिनेमा, जब लोग देखते कहते हो दिस इज इंडियन फिल्म, बट वेयर इज इंडिया इन दिस फिल्म? वो कहते हैं कि इंडिया कहां है इस फिल्म में? सिर्फ 2 फिल्में भारतवर्ष के सिनेमा के इतिहास में ऑस्कर में पहुंची है, बेस्ट फिल्म नॉमिनेशन में, फॉरेन कैटेगरी में। 1955-56 में मदर इंडिया। क्यों? और 2001 में लगान। सीधे एक गैप 46-47 सालों के बाद। क्यों? बीच में कोई भी फिल्म नहीं। एक गलती से एक बातें फैला दी गई कि सलाम बॉम्बे भी ऑस्कर में गई थी इंडिया से। नहीं, सलाम बॉम्बे की पृष्ठभूमि, बैकड्रॉप इंडिया की थी। वो फिल्म थी, ब्रिटेन फिल्म थी, ब्रिटिश फिल्म, और उसकी एंट्री भी ब्रिटेन से हुई थी ऑस्कर में। वो इंडियन एंट्री नहीं है। सिर्फ 2 फिल्म, मदर इंडिया और लगान। क्यों? क्योंकि दोनों फिल्म में भारत है, भारत का गीत है, भारत का संगीत है, भारत की भाषा है, भारत का संवाद है, भारत का पहनावा ओढ़ावा है, भारतीय खान पान है, भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय जज्बा है, भारतीय भावनाएं हैं। इसलिए वो फिल्में ऑस्कर में पहुंची। उसके बाद कौन सी ऐसी फिल्म बनी है जिसमें भारत दिखता है? शायद एक आध फिल्म का नाम आप बता सकती हैं। पश्चिम में देख रहे हैं, पश्चिम में, और पश्चिम वाले हमें देख रहे हैं। कमाल तो यह है कि हम पूरब में रह रहे हैं, पश्चिम को देख रहे हैं, और पूरब वाले पश्चिम में रह रहे हैं, पूरब को देख रहे हैं। कमाल है। ये वाइस वर्सा देखिए, हम उनको एडॉप्ट करने के चक्कर में, वो हमें एडॉप्ट करने के चक्कर में, वो चक्कर में नहीं, वो कर रहे हैं। इसका प्रभाव पड़ रहा है समाज पे, और रहा सहा कसर तो ओटीटी ने कंप्लीट कर दिया। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, अश्लीलता की पराकाष्ठा। बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है, एंड्रॉयड और स्मार्टफोन लेके घूम रहा है, गार्डन में बैठ गया कहीं छुप के, बिल्डिंग में ही नीचे उतर के कहीं गार्डन में छुप के बैठा हुआ है, देख रहे हैं 2-3 लड़के मिलकर। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी पार्किंग में लगा के देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं।
ऐसी भी केस आए कंबल ओढ़ के रात को माँ बाप से छुप के कंबल के अंदर बच्चे देख रहे हैं। कमाल देखिए, ये चल रहा था नेशनल टेलीविजन न्यूज। उससे क्या हो रहा है, वो ब्लू लाइट सीधे आपकी आंखों को प्रभावित कर रही है। आंखों को, क्योंकि हमें आंखों के बारे में पता नहीं है, आंखों के रेटिना के बारे में पता नहीं है, इसके फोकस के बारे में पता नहीं है, इसके टिश्यूज के बारे में पता नहीं है, हमें अपने मस्तिष्क के बारे में पता नहीं है, हमें अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पता नहीं है। हम पूरी दुनिया को जानते हैं, सब सिनेमा देख लेते हैं। ये जो सिनेमा हमारे साथ है, उस रचनाकार की सर्वश्रेष्ठ कृति, इसके बारे में नहीं जानते, इस साहित्य को, इस सिनेमा को नहीं जानते, ना अपने शरीर को जानते हैं, ना अपने इस मस्तिष्क को जानते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा अजूबा ये आंखें, ये मस्तिष्क, ये नर्वस सिस्टम, ये शरीर कैसे चलता है। क्या है नर्वस सिस्टम, क्या है मस्तिष्क, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेरिब्रम क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, थैलेमस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, कितनी नसें हैं यहां, कितनी नसें हैं रीढ़ के बगल में, चारों तरफ शरीर में फैली हुई। रीढ़ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा मस्तिष्क है, ये जानना पड़ेगा। जितनी संवेदनाएं हैं, जो भी पढ़ते हैं ना, जितनी संवेदना है ना, बच्चे जो पढ़ते हैं, वो सब कुछ रीढ़ से संचारित होता है, याद रखिए। रीढ़ को आसान मत समझिए, स्पाइनल कॉर्ड। ऑटोनोमस क्या है, नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये कब कब एक्टिवेट हो जाता है पता नहीं चलता है। क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जंक फूड, चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज सुन रहे हैं, ओटीटी पे भी सुन रहे हैं, आम लाइफ में तो सुन ही रहे हैं, गॉसिप बतिया रहे हैं, और पता चला कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और डिप्रेशन में आ गए। ये क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डायबिटीज, ये क्या हवाई जहाज से भर के थोड़े ही आया है पश्चिम से, ये तो हम ही पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हमें क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, हमारा मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, सेरोटोनिन क्या है, एंडोर्फिन क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या है, डोपामाइन क्या है, गाभा क्या है, जानना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट सबसे बड़ा है। आप सारा मैनेजमेंट पढ़ लीजिए भाई, आप खूब पैसे कमाइए, सब ठीक है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस मैनेजमेंट को जानिए, पढ़िए, ये पूरे शरीर को जानिए, पढ़िए। आपके पाचन तंत्र की क्रियाएं क्या है, श्वसन तंत्र की क्रियाएं क्या है। इस कोरोना काल में पता चल गया सबको, श्वसन तंत्र क्या होता है, फेफड़े क्या होते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट पता चल गया। चिल्ला रहे थे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जब टीवी ऑन करो ऑक्सीजन का क्राइसिस पूरी दुनिया में दिख रहा है, और भारतवर्ष में तो कुछ ज्यादा ही दिखा, ऐसा रेखांकित किया गया। लेकिन अगर हम जानते हो अपने मैनेजमेंट को, इस मैनेजमेंट को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जानना आवश्यक है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन हमारे बच्चे अगर ये जान गए मैनेजमेंट और उन स्टफ को देखना, उसका असर समझ गए, नहीं देखेंगे। हम ही देखना बंद कर देंगे तो वो चीजें बनेंगी नहीं। हम ही देखना, हम ही देख रहे हैं ना, तब बन रहा है ना। सब्सक्रिप्शन हम बढ़ा रहे हैं, व्यूअरशिप हम बढ़ा रहे हैं, तो बनता जा रहा है, नया नया ओटीटी आ रहा है। याद रखिए, केवल खाना खाना, अन्न और फल जल, यही खाना नहीं है, यही आहार नहीं है। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आहार है। आंखों के द्वारा भी मन मस्तिष्क का आहार ले रहे हैं, कानों के द्वारा भी मन मस्तिष्क का आहार ले रहे हैं। भोजन तो केवल शरीर का आहार है, ये याद रखिए जी।
सर अभी तक तो सिर्फ आपके एक्टिंग के फैन थे, आज तो आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोगों ने ज्वाइन किया है और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं, आज एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया, एक ज्ञान के भंडार, जो नॉट ओनली साइंस बट आई थिंक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, physics, chemistry, everything is known to you. So sir, absolutely, you know, we salute you and your knowledge. सर आप आजकल के जो भावी अब छात्र हैं और जो आगे भावी प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं, लुकिंग एट दिस बैकग्राउंड जो आपने खुद इतनी खूबसूरती से अभी हमें समझाया है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो एक नॉट ओनली एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बने बट एक सक्सेसफुल, ऑनेस्ट, फुल ऑफ इंटीग्रिटी ह्यूमन बीइंग भी बने? कैसे कर सकते हैं वो सर, अपना विकास कैसे करें? देखिए, ज्यामिति में, अलजेब्रा में हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चे पढ़ भी रहे होंगे। a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और रटते थे, और डंडा पड़ता था माथे पे, रट रट, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, और जो नहीं सुना पाता था वो मार खाता था। और हम लोग जोर लगा लगा के सारे जितने सूत्र थे, फॉर्मूले थे अलजेब्रा के, हम ये करते थे। हमने बहुत जोर लगाया, बहुत पढ़ा अलजेब्रा, पूरा जीवन बीत गया, आज तक कोई काम नहीं आया। मेरी माँ ने सिखाया ये आधा हो, ये पौना, ये 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 5.5, 1 मन, 2 मन, 3, ये पूरे जीवन काम आ रहा है, पूरे जीवन काम आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो जीवन नहीं है, वो पैसा कमाना और जीवन जीने के लिए सुविधाएं इकट्ठे करने का माध्यम है। भाई महंगाई हो गई है, पैसा चाहिए, जीवन जीने के लिए सुविधाएं चाहिए, अच्छा घर चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा पंखा चाहिए, पैसा चाहिए, एसी लगा हुआ पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा खाना खाएं, पैसा चाहिए, अच्छा कपड़ा पहने, पैसा चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पैसा चाहिए। तो ये जीवन जीने के लिए सुविधाएं एकत्रित करने का माध्यम है कि ये पढ़ोगे 50,000 महीना शुरू हो जाएगा, ये पढ़ोगे 1 लाख का महीना शुरू हो जाएगा, ये पढ़ोगे 2.5 लाख का महीना शुरू हो जाएगा, ये करोगे डायरेक्टर बन जाओगे कंपनी का। ये पढ़ाई जीवन नहीं है, ये पोस्ट देता है, ये पैसा देता है जीवन जीने के लिए, सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए। जीवन जीने की जो कला है, उस कला को सीखना है, और उस कला को सीखना ही पर्सनालिटी कल्टीवेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जो आजकल स्कूलें खुली हुई है ना, कोर्सेज होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और पता नहीं तो बोलना सिखाते हो, बताओ। अरे जीवन जीने की कला सिखाओ ना, है वे गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, जस्ट बी। ये अंग्रेजी सिखाते हैं बोलना, किसी ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी सीखो, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, बताइए। अरे जीवन जीने की कला सिखाओ, बच्चों को ये सिखाओ कि बच्चे उतावलेपन में मत आओ, धैर्य रखो। याद रखिए, हम सारे बच्चों से कहेंगे कि सफलता की कुछ कुंजियां हैं, उन कुंजियों को आज मैं उद्घाटित करता हूं आपके सामने। पहली कुंजी है धैर्य। याद रखिए, धैर्य, उतावलेपन में मत आइए, तैयारी कीजिए, अपनी पूरी तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे यार अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं होता। कल का ही उदाहरण है नीरज चोपड़ा, 19 में शोल्डर की सर्जरी हो गई थी, 20 में पूरी तैयारी की कोरोना काल में, और 21 में गोल्ड मेडल लाकर देश को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया।
मिल्खा सिंह जी को नमन करता हूं। उनका सपना था कि उनके जीते जी एथलीट में कोई गोल्ड मेडल आ जाए, नहीं आया, लेकिन नीरज लेके आया, नीरज चोपड़ा। मैं बधाई देता हूं नीरज को, और आप सब बधाई दे रहे होंगे और देना चाहिए। देश का नाम रोशन किया है, और सबसे बड़ा काम यह किया है कि मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया अपना वो गोल्ड मेडल। देखिए तो क्या किया, उतावलेपन में नहीं आया, हिम्मत नहीं हारी। शोल्डर का सर्जरी हो गया, और फेंकना भाला है जो शोल्डर से ही जाता है, याद रखिए। पूरी तैयारी सर्जरी के बाद, पूरी तैयारी, उसने ये देखा कि कोई बात नहीं जा रहा हूं, मुझे और समय मिल गया। देखिए उस परिस्थिति को उसने कितना सकारात्मक रूप दिया, अपनी सोच में उस सकारात्मकता को भर लिया, नकारात्मकता आने नहीं दी, और पूरी तैयारी की। और आज परिणाम आपके सामने है। देश पूरे विश्व में गौरवान्वित है नीरज चोपड़ा के नाम से। आज हमारे पास एथलीट में भी गोल्ड मेडल है। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा लेके आया है। तो ये धैर्य ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि कल का ताजा ताजा उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। नीरज चोपड़ा, तो धैर्य रखिए, अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी करके अर्जुन की तरह धनुर्धर बनिए। कृष्ण आएंगे, कहेंगे बहुत बढ़िया धनुर्धर हो, अब लगाओ निशाना, वो है मछली की आंख, और तब आप मछली की आंख को भेदिए। अब ये नहीं कि मेरा तैयारी हो गया, तीर धनुष लेके सड़क पे कूद रहे हैं, कहां चलाऊं कहां चलाऊं कहां चलाऊं। नहीं, धैर्य रखिए। तैयार हो गए तब भी तैयारी करते रहिए, धैर्य रखिए। आपकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल होगा इस सृष्टि के लिए, इस समाज के लिए। जो प्रतिभाएं देके उन्होंने भेजा है आपको इस सृष्टि में, उसका जब तक वो इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, आपको वापस नहीं बुलाएंगे, याद रखिए। ये धैर्य रखिए। धैर्य सबसे पहली कुंजी है सफलता की। दूसरी कुंजी है संकल्प, ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो, ऐसा संकल्प। ऐसा संकल्प कीजिए कि करना ही करना है, यही करूंगा, नहीं संभालूंगा पिताजी का बिजनेस, नहीं बैठूंगा उनके पेट्रोल पंप पे, जो मैंने सोचा है, जो मेरा मन कर रहा है करने का, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, वही करूंगा। तब जाके अपना बेस्ट 100% देंगे आप, ये याद रखिए। तो ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो। ये नहीं कि 2-4 साल ट्राई करता हूं, नहीं तो उसके बाद पिताजी का बिजनेस संभालूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, या परचून का दुकान है उस पर बैठ जाऊंगा। नहीं, संकल्प विकल्प रखिए मत। देयर शुड नॉट बी एनी अल्टरनेटिव। You just concentrate and focus on your goal. ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का प्रबंधन कीजिए। मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। समय का मैनेजमेंट की समय कितना, कैसे। इस सृष्टि में हर चीज का अनुपात है। 12 घंटा दिन है, 12 घंटे रात है। कभी देखा है 6 घंटे का रात होते हुए, या 6 घंटे का दिन होते हुए, या 8 घंटे का? कभी देखा है? कभी देखा है सूरज देव जो है सो सुबह उगने के बजाय 2 घंटा लेट उगे, 8 बजे उगे 6 बजे की जगह? नहीं, तय है। ये जो मानव शरीर है,
इस शरीर का भी अनुपात तय है। ये पंचभूत से बना हुआ है। 72% पानी है, जल इस शरीर में। 72, ना तो 71, ना तो 73, 72। 12% पृथ्वी है, ना तो 13, ना तो 14। 12% वायु है, ना तो 13, ना तो 14, ना तो 15। कितना हुआ? 96 है। कितना हुआ? 72 और 12, 84। 72 84। हाँ, 6% वायु है, ना तो 7% ना 8%। और 6% आकाश है आपके शरीर के भीतर। आप क्या समझते हैं आकाश क्या वहां है? आकाश आपके अंदर ही है, पूरी सृष्टि आपके अंदर है। और 4% अग्नि। ये अनुपात जरा सा इधर से उधर हुआ। 3 दोष है शरीर में, वात, पित्त, कफ। ये डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब क्यों होता है? बीमार क्यों पड़ते हैं? बुखार क्यों आता है? सर्दी क्यों? खांसी क्यों? और भी जो भी विषम से विषम रोग होता है, विकार पैदा होते क्यों? वात, पित्त और कफ का अनुपात बिगड़ जाता है शरीर में, उसका भी अनुपात है। और वो बिगड़ता है इन पंच तत्व के अनुपात के बिगड़ने से। तो सारे अनुपात तय हैं। आप भी अपना तय कीजिए टाइम मैनेजमेंट में, कितना समय खाने में, कितना सोने में, कितना पढ़ने में, कितना गॉसिप करने में, कितना खेलने में। तय कीजिए। ये नहीं कि 12 घंटा वो टीटी पे लगे हुए। ना ना ना, गड़बड़ा जाएगा। जीवन बनाने का यही समय है। अभी उम्र है आपकी, आप जवान हैं। जितने विद्यार्थी उनको कह रहा हूं, उमंगों भरी उम्र है। पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र। इक्वल टू MC स्क्वायर। हायर द एज, लोअर द एनर्जी, एंड लोअर द एज, हायर द एनर्जी। आप में एनर्जी बहुत है, उम्र कम है इसलिए ऊर्जा बहुत है। उस ऊर्जा को मैनेज कीजिए। एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट। कंजर्व योर एनर्जी, सेंट्रलाइज योर एनर्जी। ऊर्जा का केंद्रीकरण कीजिए और जहां जरूरत हो वहां प्रोड्यूस कीजिए। पता चला कि सक्सेस आपके पीछे पीछे घूम रहा है। सक्सेस आपके पीछे पीछे घूम रहा है। आप सक्सेस के पीछे नहीं घूम रहे हैं। सक्सेस कह रही है, अरे भाई कहां जा रहे हो? अरे मैं यहां हूं तुम्हारे पीछे, तुम कहां जा रहे हो? और ऊर्जा को जब बर्बाद कर देंगे फालतू कामों में, गॉसिप में, OTT पे, तो क्या होगा? फिर सक्सेस के पीछे भागिएगा और सक्सेस आगे आगे भागेगी, आप पीछे पीछे। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को, अपने समय का प्रबंधन जान गए, आपने धैर्य रखा, अनुशासित रहे, संकल्प लिया वैसा जो आपको करना है, तो सफलता आपके पीछे 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 पीछे। और जब सफलता आती है तो पैसा भी आता है। याद रखिए, पैसे के पीछे मत भागिएगा और ना सफलता के पीछे भागिए। भागिए केवल अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने मन, मस्तिष्क, अपनी वाणी, अपनी ऊर्जा, अपने शरीर के साहित्य को जानने। इसका मैनेजमेंट जानना जरूरी है। पूरी तैयारी कीजिए, फोकस रहिए, कंसंट्रेट कीजिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड कंसंट्रेशन। फोकस ऑन योर टारगेट, कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। ये याद रखिए, फोकस और कंसंट्रेशन दो अलग अलग बातें। टारगेट पे कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, गड़बड़ा जाएगा, निशाना ही नहीं लगेगा। उसको फोकस करना है। कैमरा में फोटो खींचते तो फोकस करते हैं लेंस से। फोकस कीजिए उसको कि दिख रहा है कि नहीं मछली की आंख।
और फोकस कब होगा? जब कंसंट्रेट अपने आप में करेंगे, अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करेंगे, अपने सारे विचार ख्यालात को एक जगह ले जाके रोकेंगे, तब जाके अचीव करेंगे। अरे जीवन बहुत सुंदर है भाई, बहुत आयाम है, एक ही आयाम थोड़े ही, अलग अलग आयाम है, अलग अलग एक्सप्लोर कीजिए। जितने आयामों को एक्सप्लोर कर सकते हैं इस समाज के कल्याण के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए, कीजिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सारी शक्तियां हमारे भीतर ही हैं, हम ही आंख बंद किए हुए बैठे हुए नहीं। हर शक्ति को एक्सप्लोर कीजिए। चलिए, ओके जी। बहुत खूबसूरत सर। बच्चों को आज सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ये जो सम अप करके आपने एक मल्टीपल मैसेज दिया है संकल्प के रूप में। पहले हमें संकल्प करना है, दैट टू in a world where there are so many options which we are taught sometimes in management studies. Have a plan A, if that doesn't work have a plan C or a plan D. But what sir says is कि एक पहले ऐसा संकल्प कीजिए और उसको पूरा करने के लिए जान लगा दीजिए। If that does not work, definitely then there are other plans. लेकिन जो आपने दृढ़ निश्चय करके जो संकल्प लिया है उसके लिए आप धैर्य भी रखिए, टाइम मैनेजमेंट भी कीजिए, एंड देन फिर तो जैसे कहते हैं संपूर्ण जगत, पूरा यूनिवर्स कम्स टुगेदर टू मेक योर विशेस फुलफिल्ड बाय योर ओन एक्शंस। सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं चैट बॉक्स में, सब तो नहीं ले पाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है। एक राघवेंद्र हैं जो पूछ रहे हैं, नमस्कार सर, सर मेरा सवाल है कि क्या हम अखिलेंद्र मिश्रा और अखिलामृतम को जोड़ के देख सकते हैं? क्या इससे आपका व्यक्तित्व समझा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है, मेरा जो अनुभव है, अनुभूति है, जो प्रयोग है, जो शोध है, जो मैं हूं, वही अखिलामृतम है। ये जितने विचार आपने सुने, सब विचार अलग अलग रूप में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग कविताओं में आपको मिलेगा। इसीलिए किसी साहित्यकार ने, लक्ष्मी चंद्र वाजपेयी जी ने कहा कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है अपने आप में। तो मैं तो चाहूंगा कि हर विद्यार्थी पढ़े। और सर एक बच्ची है प्रिया, वो पूछ रही हैं कि अब इस टॉक के बाद आप कईयों के रोल मॉडल बन गए हैं, आपके भी सर कोई रोल मॉडल हैं, कोई आइडियल हैं जिनको यू लुक अप टू, साहित्य में या एक्टिंग में, बॉलीवुड में या लिटरेचर में? डू यू हैव अ रोल मॉडल? हमारे तो एक ही रोल मॉडल है, हमारे भोले बाबा, वही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। ये शरीर एक मिनिएचर है उस सृष्टि का, और सारा लगाम तो उन्हीं के हाथ में है। तो उनसे बड़ा इंस्पिरेशन और कौन होगा? मनुष्य को लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब आपके कर्मों के आधार पर तय है। जो कर्म किया है वही है, याद रखिए। और कर्म श्वासों से शुरू हो जाता है। श्वास जिस गति में लेते हैं आप, श्वास अलग अलग विधि है, वो विस्तार नहीं करूंगा, बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। श्वास से ही कर्म शुरू हो जाता है, श्वास से ही विचार आने शुरू हो जाते हैं। विचार की तरंगे हैं, उन तरंगों से आपका वातावरण तैयार होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। उसके बाद ही आप अपना कार्य फलीभूत करते हैं या फेलियर होते हैं। विचार सकारात्मक होना चाहिए। याद रखिए, पूरी सृष्टि तरंग ही तरंग है। इस सृष्टि को जैसा दीजिएगा वैसा ही मिलेगा आपको। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय? इसको पर्सनल जीवन में देखिए, इसको सिर्फ विज्ञान मत समझिए। जो आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप? सबसे पहले अपना विचार जो ला रहे हैं उसकी तरंग दे रहे हैं सृष्टि को, और पूरा सृष्टि तरंग ही है, पूरी सृष्टि। तो जो देंगे वही बराबर और विपरीत आपको मिलेगा, बाउंस बैक होगा।
जापानी साइंटिस्ट इमोटो ने भी तरंग पे ये किया है। बटरफ्लाई इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं विज्ञान के विद्यार्थियों ने, हैं? एडवर्ड लॉरेंस 1970 में उन्होंने तरंगों पे ही रिसर्च किया। बताइए कि एक तितली ब्राजील में फड़फड़ाती है, उनका शोध है ये। ब्राजील में तितली ने बटरफ्लाई ने पंख हिलाया और उससे जो तरंग पैदा हुआ उसका चक्रवात टर्नाडो जो है वो टेक्सास में पैदा हुआ, वहां चक्रवात आया, विशालकाय चक्रवात। क्या ये संभव है? ये खोज है, एडवर्ड लॉरेंस का ये खोज है, ये तरंग है। ये तरंग कहां से उत्पन्न होता है ये जानना पड़ेगा मेरे दोस्तों। बहुत कमाल है जीवन, इन पर्सनालिटी को जानना। सिर्फ किताब पढ़ो कमाने के लिए, बाकी जीवन को जानो, बहुत सारे आयाम हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही तरंग बाहर निकलेगा और वैसा ही सक्सेस मिलेगा तुमको। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने लिए अच्छा सोचो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो। दूसरे के लिए बुरा सोचते हो ना, कुछ भी बुरा सोचोगे ना तो पहले तुम पे प्रभाव पड़ेगा उसका, उस बुरा का, याद रखना। इसे कभी भी बुरा मत सोचना, ईर्ष्या मत करना, जलन मत करना, और कंपटीशन तो करना ही मत भाई। आजकल बड़ा होता है ये, बहुत कंपटीशन है, पढ़ो पढ़ो, वो आगे बढ़ गया, बहुत नहीं। दो लोगों में कंपटीशन हो ही नहीं सकता। एक पेड़ का दो पत्ता एक जैसा नहीं हो सकता। एक मां के गर्भ से जन्म लिए हुए जुड़वा भाई बहन एक नहीं हो सकते। सबके क्रोमोसोम्स अलग हैं। लड़की के अलग हैं, XX है, लड़के का XY है। अरे कैसे कैसे तुम लोग, क्यों भाई? मत करो कंपटीशन, उसमें बर्बाद कर रहे हो अपना कैरियर। तुम में जो प्रतिभा है उसको निखारो, निखारो दो। सृष्टि को तो पूरा दुनिया कमाल हो जाएगा, समाज कमाल हो जाएगा। ये जितनी ईर्ष्या, वैमनस्य, ये जितना लोभ, ऊंच नीच जो फैला हुआ है हमारा तुम्हारा, ये सब खत्म हो जाएगा। पर ये सब कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है, और हमारे वैदिक वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने तो वेद में पहले ही कह दिया है, उसे विज्ञान ने बाद में कहा है। ये कमाल है। इसलिए इस तरंग को जानिए, इसको करिए, अद्भुत होगा। जी जी सर, आज तो जो तरंगे निकली हैं अखिलेया आपकी किताब से, और अखिलेंद्र मिश्रा से जो तरंगे निकली हैं, वो वर्चुअली कंप्यूटर के माध्यम से आपके मिलियंस ऑफ फैंस तक पहुंची हैं। और सर, अगर आप खुद चैट बॉक्स भी पढ़ें तो तकरीबन 200 मैसेजेस आपके लिए हैं, बहुत ही तारीफ भरे। और एक हमारी फैकल्टी हैं फैजल, टू सम अप, उन्होंने आपके लिए लिखा है सर चैट में ही। सर, ये आपके लिए, यूं तो हर सांस का एक मुकाम होता है और हर आगाज का अंजाम होता है। आसमां में बेशुमार तारे हैं मगर सिर्फ एक सूरज का ही नाम होता है। सर, जो आपने कहा है compete करना ही नहीं है, सूरज तो एक ही है, और आज हमने वो आइडेंटिफाई भी किया है। बहुत सारे सर आपके मैसेजेस आए हैं, इशिता, डॉली, ऋषभ, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस तारिक नसीम आपके लिए लिखे हैं। हम आपको ये सब सर मैसेजेस मेल के थ्रू भिजवाएंगे। अंत में सर यही आपसे विनम्र आग्रह करेंगे कि आप अपनी किताब में से खुद ही एक कविता पाठ करें, आपका फेवरेट, आपका बिल्कुल जो आपके दिल के करीब हो, ताकि जो भी श्रोतागण हैं यहाँ पे और आपके देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आपको और नजदीक से जान सकें। और वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक फ्रॉम टुमारो। आई एम श्योर अदर्स ऑल्सो वुड फॉलो। तो आपसे आग्रह करेंगे कुछ 4 से 8 पंक्तियां या जितना आप चाहें एक हमारे लिए कविता पाठ करें ये सेशन क्लोज करने से। अखिलामृतम में एक कविता है पर्यावरण पर। आज पर्यावरण से त्राही मचा हुआ है पूरे विश्व में, पूरा विश्व डूबा हुआ है। कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि। आज अतिवृष्टि है,
हर जगह बाढ़ ही बाढ़ है। क्यों? प्रकृति को जो दिया है आपने वही मिल रहा है। वही न्यूटन थर्ड लॉ जो अभी अभी हमने जिक्र किया, उसी का प्रभाव है। एवरी एक्शन एड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही प्रभाव है जो दे रहे हैं, प्रकृति को वापस मिल रहा है। तो प्रकृति चेतावनी दे रही है मनुष्य को। इस कविता में प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है। सुनिए क्या चेतावनी दे रही है प्रकृति। शीर्षक है चेतावनी जी। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार। कौन जिम्मेवार? करो और दुर्व्यवहार। अभी शेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव मानव में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। हमने तुम्हें बनाया मानव और तुम पशुता पे उतर आए। हमने तुम्हें बनाया समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतने हिंसा, इतने हिंसा। जड़ हो या चेतन नहीं छोड़ा तुमने किसी को। तूने काटे पेड़ जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना है तुमने कभी पहाड़ों का चिंगाड़? सुना है तुमने कभी नदियों का चित्कार? सुना है तुमने कभी जंगलों की पुकार? जल को किया दूषित, वायु हुई प्रदूषित, मार रहे पशुओं को बारंबार, काट रहे मवेशियों को लगातार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी, तू शर्म से बेशर्मी। तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव मानव का कर रहा संघार। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। ये सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। बुद्धि का किया और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। जाना होगा बुद्धि के आगे, अभी भी समय है। समझ जा, सुधर जा, संभल जा, कर विचार, हो तैयार। करना होगा चेतना का प्रयोग, यही है सृष्टि का उद्घोष। मैं फिर पूछता हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार। कौन जिम्मेवार? बताइए कौन जिम्मेवार? धन्यवाद। अच्छे सर, बहुत ही खूबसूरत। और बहुत ही रेयरली सर ऐसा होता है कि कविता पाठ सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाएं। और अभी तो एक कविता हमने आपकी सुनी है सर, बट आई हैव हैड गूज बम्प्स व्हाइल लिसनिंग टू यू स्पीक इट। चाहेंगे ये सेशन सर कभी खत्म ना हो, हम आपको सुनते ही रहें। यू आर अ वेल ऑफ नॉलेज। और जो आपने शुरू में बात कही सर, ये दैविक आशीर्वाद है आपके ऊपर। यू आर रियली ब्लेस्ड टू हैव पेन डाउन सच वर्ड्स विच आर टचिंग हार्ट्स। सर आपका बोलने का तरीका, आपका लिखने का तरीका, लहजा, the entire personality that you carry, I'm sure has touched millions of hearts today, including mine. And we hope to hear more often from you, sir. आज आपने इतना समय दिया। I'm sure जो आज आपने lessons दिए हैं वो जिंदगी भर हम लोगों को याद रहेंगे। कहीं ना कहीं एक कोने में हर एक को कुछ ना कुछ सर आज टच किया है। और
हम चाहेंगे कि सभी बच्चे ये किताब भी पढ़ें आपको और नजदीकी से जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद being धन्यवाद। at Lloyd's virtual platform today. Thanks to the team behind the show for getting you here, Dr. Kriti, Dr. Shruti, Neha ma'am, शुभम और हमारी आईटी टीम। सर जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी लॉयड ग्रुप कैंपस में। धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।